योगी सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में खाना बनाने का जिम्मा अब स्वयं सहायता समूहों को सौंप दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सरकार ने ये काम स्वयं सहायता समूहों को सौंपा है। कन्नौज में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने इसकी घोषणा की है और चयनित स्वयं सहायता समूहों को बधाई भी दी और इसे महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी पहल बताया है। मंत्री ने कहा कि अब सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं को बहनों के हाथ का बना पौष्टिक भोजन मिलेगा और सरकार की इस कोशिश से महिलाओं की आय बढ़ाने में भी मदद होगी। मंत्री ने लखपति दीदी के बारे में बताते हुए कहा कि जिले की 22 महिलाओं को चयनित किया गया है जिन्हें ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक बड़ी पहल आगे की गई है। जितने हमारे अस्पताल सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें CHC भी है, जिला अस्पताल भी है और मेडिकल कॉलेज भी है, यहाँ पे महिला स्वयं सहायता समूह SHG द्वारा अब भोजन की व्यवस्था की जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसका रेट भी बढ़ा दिया है, 150 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। तो अब कोई भी मरीज़, विशेषकर ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं, जिनकी डिलीवरी अभी हुई है, उनको अच्छे से अच्छा भोजन, गुणवत्तापूर्ण भोजन और एक बहन के हाथ का भोजन मिलेगा। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। और लखनऊ के सहकारिता भवन में सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने पैक्स डाटा मैनेजमेंट पोर्टल का शुभारंभ किया। सहकारिता मंत्री ने 6 जिला सहकारी बैंकों के सभापतियों, जिला सहायक आयुक्त और सहायक निबंधकों को सम्मानित भी किया। साथ साथ प्रदेश के मंडलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हर मंडल से एक संयुक्त आयुक्त और संयुक्त निबंधक को भी सम्मानित किया गया है। मंत्री ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को भी चेक वितरित किए। सहकारिता विभाग में जब से माननीय अमित शाह जी केंद्र में सहकारिता मंत्री बने हैं, तब से लगातार उनको इस क्षेत्र के विकास में नई नई योजनाओं को लागू करके, जैसे उन्होंने और व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए इसमें जो खामियां थीं, जो भ्रष्टाचार गबन घोटाले हो जाया करते थे, उत्तर प्रदेश इसके लिए जाना जाता था, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो इसमें पूरे प्रदेश की सभी साधन सहकारी समितियों को, जो पूरे प्रदेश में 7,500 हर न्याय पंचायत स्तर पर एक है, उसमें खाद कितनी है और यूरिया कितनी है, DAP कितनी है, उसका मूल्य कितना है, और साथ ही साथ अन्य प्रकार के जो आइटम, कंप्यूटर है वो कब से आया हुआ है, प्रिंटर है, LED है, टेबल, चेयर, रैक, बिल्डिंग की क्या परिस्थिति है, किसी प्रकार से कोई बिल्डिंग जमीन पर कोई कब्जा तो नहीं है, और ये सोलर पैनल वहां पर लगा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से बिजली का कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, तमाम प्रकार के डाटा उसमें फीड करे जाएंगे ऑनलाइन, और उसको हमारे जो अधिकारीगण हैं उसको समय समय पर इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन रिपोर्ट को ऑनलाइन फीड करके। और खबर बलिया से है, जहां CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अवैध वसूली की शिकायत पर ADG वाराणसी जोन और DIG आजमगढ़ ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध वसूली और भ्रष्टाचार में लिप्त कोरंटाडीह चौकी के सभी पुलिसकर्मियों और नरही थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार भी किया गया है, तो वहीं 3 पुलिसकर्मी फरार हैं। इसके अलावा 16 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ADG जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा, एक भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रेकी की गई ADG जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए।
और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो पुरंटा डी चौकी पड़ती है वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। लखीमपुर खीरी में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने अफसरों की टीम के साथ सिविलियन विद्यालय आधा चाट, पीएस चिमनी और यूपीएस पिपरिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में बच्चों से पूछताछ की। इसके अलावा डीएम ने कक्षा में छात्रों से पढ़ाई के बारे में जाना और स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। वहीं शिक्षकों को डीएम ने अभिभावकों से संपर्क कर छात्र उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए। 5 विद्यालय देखे जाने होते हैं हर महीने। उसी क्रम में मैंने कल 3 विद्यालय देखे थे, आधा चाट में, पिपरिया में और चिमनी में। ये 3 विद्यालयों का मैंने निरीक्षण किया। तो जो कमियां पाई उसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं, जैसे साफ सफाई को लेकर के, शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर के, बच्चों की उपस्थिति को लेकर के, इन सभी विषयों पर गहन चर्चा हुई है। और आज सुबह मैंने यूट्यूब सेशन भी किया है, जिसमें सभी शिक्षा विभाग के जितने भी सदस्य हैं, प्रधानाचार्य इंचार्ज से लेकर के शिक्षा मित्र तक, सबके साथ मैंने संवाद किया है और ये कहा है कि बच्चों को सप्ताह में 2 दिन, एक सोमवार को और एक बृहस्पतिवार को निश्चित रूप से रिवीजन ज़रूर कराएं, ताकि बच्चों का असेसमेंट जब निपुण का होता है तो उनकी क्षमता में वृद्धि हो सके। दूसरा, सुबह का जो आधा घंटा है उसमें बच्चों को खेल वगैरह में खेल की तरफ बढ़ाएं, ताकि उनका एक स्कूल के प्रति एक आकर्षण पैदा हो, स्कूल आने के लिए उनका मन बढ़े और उससे उपस्थिति भी बढ़ेगी। और तीसरी चीज़ मैंने ये कही है कि जो बच्चे पीछे हैं पढ़ाई में, उनको तेज़ बच्चों के साथ बिठा के उनकी पेयरिंग करके और उनको आगे की फ्रंट की रोज़ में बिठाएं, ताकि उनकी भी पढ़ाई में सुधार हो जल्द से जल्द। अब बात करेंगे लखीमपुर खीरी से खबर की, जहां बाढ़ के चलते हुई त्रासदी को लेकर समय पर राहत सामग्री न मिलने से बाढ़ पीड़ित नाराज हैं। इसकी शिकायत लेकर पीड़ित डीएम कार्यालय पहुंचे। दरअसल बीते हफ्ते लखीमपुर खीरी में हुई बाढ़ त्रासदी में सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों को समय पर राहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निघासन तहसील के ग्राम पंचायत मदनापुर गांव के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री नहीं मिली, जिससे नाराज दर्जनों पीड़ितों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर टीम को लिखित शिकायत की। वहीं डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि बाढ़ प्रभावितों को लगातार राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, शिकायत पर जांच कराई जाएगी। हम लोग मदनापुर से आए हैं। मदनापुर निघासन तहसील में लगता है और सर हम लोग बाढ़ से बहुत पीड़ित हैं और वहाँ जो सरकार द्वारा सुविधा दी जा रही है वो हम लोगों तक नहीं पहुँचाई जा रही है और रास्ते चारों तरफ कटे पड़े हैं, फसलें सब नुकसान हो गया। हम लोग इस समय अन्न का एक एक दाने से मोहताज हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं सर। और जो बाढ़ द्वारा किटें सरकार द्वारा बांटी गई थी राशन की, वो लेखपाल और उसका मुंशी लेकर चले गए। कुछ लोगों को देकर थोड़ा बहुत और वीडियोग्राफी करके और चले गए, लाल बुझी में देकर थोड़ा बहुत और वीडियोग्राफी कर चले गए। और हमारे 4 मौजे ऐसे ही पड़े हैं, वहाँ कोई आज तक कोई अधिकारी देखने नहीं गया और वहाँ घर भी बाढ़ से गिरे पड़े हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं सर। हम लोग बहुत परेशान हैं सर। अभी मैं इनसे मिलूंगी, जांच करवाएंगे हम। अगर ऐसा होगा तो ज़रूर कड़ी कार्रवाई होगी और लगातार पूरे जनपद में हर गांव में किटों का वितरण हो रहा है। अगर कहीं से भी कोई ऐसी शिकायत आए। करेंगे मिर्जापुर से खबर का, जहां बाढ़ से बचने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन के निर्देश पर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन के अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत स्थानीय गोताखोरों ने भाग लिया। वहीं एडीएम शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि मिर्जापुर बाढ़ की दृष्टि से एक संवेदनशील जिला है। ऐसे में अगर बाढ़ जैसी स्थिति यहां पैदा होती है तो उससे कैसे बचा जा सके, इसे लेकर मॉक ड्रिल की गई है। जनपद मिर्जापुर जो कि बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील जनपद माना जाता है, तो इसी के दृष्टि से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर आज पूरे जनपद में बाढ़ की दृष्टिगत एक मॉक एक्सरसाइज यहाँ पे की गई है, जिसका सीन ये था कि इसमें जो बाढ़ के दौरान अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसको कैसे बचाया जाए।
या अगर कोई डूब गया है तो उसके शव की तलाश कैसे की जाए। इसी के लेकर के एसडीआरएफ की हमारी टीम और फ्लड पीएसी की टीम ने अपने पूरे लाइफ सुरक्षा उपकरणों के साथ में पूरा इसको अभियान किया है और सफलतापूर्वक इन लोगों ने अभियान किया। इसी के दृष्टिगत जो हमारे सीएससी पे कैसी व्यवस्था हो देख रहे होंगे आप, हमारा जो स्टेजिंग एरिया है यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाया गया है और विभिन्न डिपार्टमेंट के जो पुलिस है, फायर है, सभी डिपार्टमेंट के लोग अधिकारीगण भी यहाँ मौजूद हैं और उनके द्वारा भी ये अभ्यास करके दिखाया गया है कि कैसे इस तरीके की आपदा की स्थिति आने को। बाढ़ से बचने को लेकर कानपुर के सरसोईया घाट में एडीएम की मौजूदगी में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें नगर निगम, यातायात, पुलिस विभाग और सेना से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं मॉक ड्रिल में ये दर्शाया गया कि अगर गंगा के तेज बहाव में कोई डूब रहा हो तो उसे बचाते हुए किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। जो गंगा नदी के किनारे है उसे वो बाढ़ की चपेट में आ गया और उसको इवैक्यूएट कराया जाने की कार्रवाई के क्रम में एक ड्रिल की गई है। और घाटमपुर में भी यमुना नदी के किनारे का एक गांव गड़ा था जो बाढ़ की चपेट में आने के कारण वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके शेल्टर होम में रखा गया है। शेल्टर होम में किचन में आग लगी है और तो उसकी फायर फाइटिंग कार्य जो है और राहत का कार्य पहुँचाने की एक ड्रिल की गई है। रही बात सरसैया घाट पे, जो हमारे शहर का सरसैया घाट गंगा नदी का घाट है, ये यहाँ पर बोट कैप्साइजिंग यानी कि नाव दुर्घटना और उससे डूबते हुए व्यक्तियों को रेस्क्यू करने तथा उनके उपचार की व्यवस्था के संबंध में जो है ये मॉक ड्रिल। कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने संचारी रोग के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। कानपुर के जाजमऊ स्थित सिद्धनाथ घाट के रास्ते पर भीषण गंदगी है। जलभराव के चलते लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी जलभराव से निकलने के लिए मजबूर हैं। क्षेत्रीय पार्षद से लेकर विधायक तक इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ऐसे में अब लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रोड जर्जर हैं, पानी बह रहता है, जिसकी वजह से गंदगी फैलती है, कीड़े उत्पन्न होते हैं, बीमारियां होती है। आए दिन डायरिया के लोग मरीज होते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारा नगर निगम कानपुर का और प्रदेश सरकार बिल्कुल होश में नहीं है और बिल्कुल जो है सोई हुई है। इन्हें जगाने के लिए जब तक संघर्ष और रोड पे ना हो, इनकी आंखें खुलने वाली नहीं है। समस्या के लिए किसी नगर निगम पार्षद, विधायक, यहाँ के लोग पैदल नंगे पड़ गए हैं 50 मरतबा, लेकिन कोई सुनने को नहीं, सिर्फ आश्वासन और कुछ नहीं करते। जब लोग परेशान हो गए तो आज जो है पानी के अंदर उतर के बैठे हैं और ये जब तक बैठे रहेंगे जब तक ये रोड का निर्माण नहीं कर। कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाने का मामला सामने आया है। इस खबर को HNN 24/7 ने प्रमुखता के साथ चलाया था, जिसके बाद कानपुर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और 4 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये बीते 16-17 जुलाई की मध्य रात्रि को मुहर्रम का जुलूस रावतपुर में निकला हुआ था। उस जुलूस के दौरान ही एक जगह बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। इसकी जांच की गई थी और इसी घटना के ऊपर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था रावतपुर में। उसी के क्रम में जो विवेचक हैं उनके द्वारा लोगों से पूछताछ की गई थी, वीडियो का परीक्षण किया गया था। तो 4 ऐसे लोग जिन्होंने ये नारे लगाए थे, आज पुलिस के द्वारा उनको हिरासत में लिया गया है। HNN की खबर का एक बार फिर हुआ जबरदस्त असर। वैसे तो कानपुर या अगर हम बात करें और प्रदेश के शहरों की, तो मुहर्रम में कई शहरों में आपत्तिजनक नारे जरूर लगाए गए थे, लेकिन कानपुर में इस तरीके के 2-3 जो है मामले सामने आए थे। लेकिन रावतपुर में जो एक जुलूस उठा था जिसमें लोगों ने आपत्तिजनक जो नारे लगाए थे, सर तन से जुदा, तो उस खबर को HNN ने काफ़ी प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर ये हुआ कि CCTV फुटेज के आधार पर कानपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। अब देखना यह है कि बाकी और भी जो कानपुर में मामले हुए थे उन पर पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है। कैमरा
कानपुर पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक 2 स्कीम को लॉन्च किया है। स्कीम के जरिए शुरुआती 10 से 15 दिनों में जनता से उनकी समस्याएं जानी जाएंगी, साथ ही जनता से सुझाव भी लिया जाएगा। इसे लेकर अपर पुलिस आयुक्त ने कहा कि पुलिस की कोशिश है कि इस अभियान के जरिए जनता का समस्याओं का समाधान किया जाए। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे बिजनौर से खबर का, जहां थाना चांदपुर नगर में स्थित गेस्ट हाउस पर लोगों ने देह व्यापार का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा और मौके से प्रेमी युगल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान महिलाओं ने गेस्ट हाउस को तुरंत बंद कराने के साथ ही संचालिका के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। जो है ये सविता वर्मा जो है ये गंदा काम कराती है। इसे लगभग 5-6 महीने हो गए। हमने एप्लीकेशन भी दी थी, उससे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जो है हमें ही कुछ करना पड़ा, तो हमने रात भी इसके खिलाफ हंगामा करा था और अब भी हमने मारपीट करी है इसके साथ में, और हम ऐसे ही करेंगे अगर कुछ ना हो तो क्या कारण है, क्या वजह है? कारण यह है हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब तो हमारा पढ़ाने का क्या फायदा जब हमारे यहाँ यह गंदा काम चल रहा है। हमारे बच्चे हम बाहर घूमने निकलन दे रहे, शर्म को मारो हम बाहर घूमने निकलन दे रहे अपने बच्चों को। अब हमें खुद को भी निकलते शर्म आती है। सुबह 5 बजे खुल जा, रात को 11-12 बजे बंद हो गया। मैं क्षेत्राधिकारी चांदपुर अवगत कराना है कि थाना चांदपुर क्षेत्र अंतर्गत तत्याना रोड मोहल्ला चमनवाला में मोहल्ले वासियों का आरोप है कि स्थित गेस्ट हाउस में अवैधिक व अनैतिक गतिविधियों का संचालित होता है, जिसमें मोहल्ले वासियों द्वारा कल शाम रोष प्रकट किया गया और आज सुबह भी इनके द्वारा एक वीडियो प्रचारित हुआ जिसमें मारपीट है के संबंध में जांच की गई तो वाटिका गेस्ट हाउस की संचालिका अपना रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा सकी है। इस संबंध में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालन गेस्ट हाउस व मारपीट के संबंध में जांच कर विधिक